पे जब क्रिकेट में ना किसी पहाड़ जैसे स्कोर का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? 200, 210 या मतलब शायद 220 का आंकड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। T20 में तो इसी को एक बड़ा स्कोर माना जाता है। लेकिन एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है एक ही मैच में, और वो भी महज 38.3 ओवर्स के भीतर टोटल 457 रन बन जाना। अरे बाप रे! हाँ मतलब ये कोई वीडियो गेम का स्कोर नहीं चल रहा था, ये हकीकत है। देखिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये असल में मॉडर्न क्रिकेट के बॉलर्स के लिए ना एक डरावना सपना है। एकदम डरावना। और अगर इसे हम खेल के विकास के नजरिए से देखें तो ये T20 क्रिकेट के एक नए युग का बहुत स्पष्ट संकेत है। मतलब एक ऐसा युग जहां कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं माना जा सकता। 2026 का वो ऐतिहासिक मैच 36, जहां राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने थीं। हाँ, और आज तो कोई नहीं भूल सकता। हमारा मकसद न सिर्फ स्कोर कार्ड को पढ़ना या आंकड़े गिनाना नहीं है। आज ये डिकोड किया जाएगा कि कैसे एक 15 साल के लड़के ने क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया, और फिर कैसे एक टीम के सामूहिक आक्रमण ने उस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को बिल्कुल बौना साबित कर दिया। एग्जैक्टली। और हाँ, इससे पहले कि हम इस ऐतिहासिक रात की गहराइयों में और उतरे, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का ये विश्लेषण किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होने वाला है, तो जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि इस मैच को समझने के लिए हमें सिर्फ बाउंड्रीज को नहीं बल्कि उसके पीछे की साइंस को समझना होगा। ये मैच इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि क्रिकेट की जो पारंपरिक सोच थी ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इस कहानी की शुरुआत ना उस मैदान और उन परिस्थितियों से करते हैं जहां ये सब घटा। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसे उस रात कमेंटेटर्स गार्डन ऑफ ईडन कह रहे थे। मतलब बल्लेबाजों का एकदम स्वर्ग। हाँ, पिच रिपोर्ट से जो जानकारी मिली वो बहुत दिलचस्प थी। बताया गया कि पिच पर अच्छी खासी हरी घास थी, लेकिन उसका जो बेस था ना, मतलब सतह के नीचे की मिट्टी, वो बिल्कुल सूखी थी। तो ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बल्लेबाजों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इससे अगर तकनीकी रूप से समझा जाए तो सूखी पिच का मतलब ये होता है कि गेंद जब टप्पा खाती है ना, तो वो मिट्टी में धंसती नहीं है। अच्छा, मतलब उसकी गति कम नहीं होती। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे और सच्चे बाउंस के साथ सीधे बल्ले पर आती है। और जो सतह पर हल्की घास छोड़ी गई थी, वो एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करती है। गेंद स्किड करते हुए और भी तेजी से बल्लेबाज की तरफ आती है। बाप रे! मतलब बल्लेबाज को सिर्फ टाइमिंग पर ध्यान देना है, ताकत तो पिच खुद दे रही है। एग्जैक्टली, ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। और मैदान के डायमेंशंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्क्वायर बाउंड्री केवल 65 मीटर की थी, जो कि आजकल के मोटे बल्लों के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, एकदम छोटी है। स्ट्रेट बाउंड्री थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर थी, लगभग 76 मीटर दूर। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो सबसे हैरान करने वाली चीज थी ना, वो था टॉस का समय। पैट कमिंस का वो फैसला। हाँ, कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। वो भी तब जब मौसम विभाग ने साफ कहा था कि ओस मतलब ड्यू गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत बड़ा जुआ था। वही तो, जब पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग है और ये भी पता है कि बाद में ओस नहीं आने वाली, तो पहले गेंदबाजी चुनना क्या शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा नहीं है? मतलब अपनी ही गाड़ी के एयरबैग्स निकालकर हाईवे पे दौड़ाने जैसा। ये एयरबैग्स वाली तुलना बहुत ही सटीक है। सतह पर देखने पर कमिंस का ये फैसला बिल्कुल आत्मघाती लग सकता है। कोई भी नॉर्मल कैप्टन तो पहले बैटिंग ही चुनता है ना। बिल्कुल चुनता। लेकिन अगर हम एक कप्तान के दिमाग को, खासकर पैट कमिंस के तेज तर्रार दिमाग को डिकोड करें, तो ये एक बहुत ही सोचा समझा टैक्टिकल गैम्बल था। कमिंस कप्तानी में वापसी कर रहे थे और वो सनराइजर्स के डीएनए पर भरोसा कर रहे थे। अच्छा, तो उनका डीएनए क्या है? चेस करना। हाँ, उनका आक्रामक चेजिंग माइंडसेट। कमिंस शायद सामने वाली टीम के ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज भेजना चाहते थे कि पिच चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम जितने भी रन बना लो, हम चेस कर लेंगे। ओहो, मतलब वो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों पर एक अदृश्य दबाव बना रहे थे कि अगर तुम 200 बनाओगे तो भी हारोगे, इसलिए 240 के बारे में सोचो। बिल्कुल, और इसी एक्स्ट्रा रन बनाने के दबाव में टीमें अक्सर गलतियां कर बैठती हैं। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रणनीति शुरुआत में तो कमिंस पर ही बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि जब राजस्थान की बैटिंग शुरू हुई तो सामने अनुभवी दिग्गज नहीं बल्कि एक बॉय वंडर, मतलब एक 15 साल का लड़का आंधी बनकर खड़ा हो गया। वैभव सूर्यवंशी, क्या बात है इस लड़के की। सच में
यशस्वी जायसवाल महज 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। अमूमन ऐसी स्थिति में होता ये है कि बैटिंग करने वाली टीम थोड़ा संभल कर खेलने लगती है ना? हाँ, एक विकेट गिरने का दबाव तो आ ही जाता है। लेकिन सूर्यवंशी ने उस दबाव को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने मोमेंटम को पूरी तरह से पलट दिया। पावर प्ले में प्रफुल्ल हिंगे के पहले ही ओवर में लगातार 4 छक्के। वो ओवर तो कमाल था। उसका सीक्वेंस सुनिए, 1.6666 और अगर कोई कहे कि ये तो नए बॉलर के खिलाफ था, तो अगले ओवर में पैट कमिंस खुद आते हैं और कमिंस की पहली ही गेंद पर छक्का। हाँ, मतलब दुनिया के टॉप बॉलर की पहली गेंद पर। ये तो ऐसा था जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम को इजी मोड पर खेल रहा हो। बाकी बॉलर्स तो बस बॉलिंग मशीन बन गए थे। ये इजी मोड कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है ना, वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। वही तो मैं सोच रही थी कि एक 15 साल का लड़का पैट कमिंस को पहली ही गेंद पे छक्का कैसे मार सकता है? इसका जवाब उसकी तकनीक और निडरता में छिपा है। अक्सर उस उम्र में खिलाड़ी बॉलर का नाम और प्रतिष्ठा देखकर खेलते हैं। मतलब वो कमिंस का नाम देखकर नहीं खेल रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ गेंद की लेंथ और लाइन के खिलाफ खेल रहे थे। तकनीकी रूप से देखें तो वो क्रीज में बहुत गहराई में खड़े थे, स्टंप्स के पास। अच्छा, इससे पेस को रीड करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया? एग्जैक्टली। उनका स्विंग पाथ साफ था और शरीर का संतुलन बेहतरीन था। ये उस निडरता का नतीजा है जो सिर्फ एक अनुभवहीन युवा खिलाड़ी के पास ही हो सकती है, जिसे हारने का कोई डर न हो। और इसके नतीजे स्कोरबोर्ड पर साफ दिखे। सिर्फ 15 गेंदों में 50 और पारी खत्म हुई तो 37 गेंदों में 103 रन। स्ट्राइक रेट पता है कितना था? 278.3। अकल्पनीय स्ट्राइक रेट है ये। और इसके साथ रिकॉर्ड्स भी बने। 15 वर्ष की आयु में 1000 T20 रन पूरे करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक भी, जो महज 36 गेंदों में आया। हाँ, और मजेदार बात तो ये है कि पिछला रिकॉर्ड भी उन्हीं का था, 35 गेंदों में, क्रिस गेल के ठीक पीछे। बिल्कुल, गेल का रिकॉर्ड 30 गेंदों का है। तो सूर्यवंशी का इस एलीट क्लब में होना साबित करता है कि ये कोई तुक्का नहीं था। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। एक तरफ वैभव 278 के स्ट्राइक रेट से तबाही मचा रहे थे। ध्रुव जुरेल ने भी 35 गेंदों में 51 रन बनाए। दोनों के बीच 112 रनों की साझेदारी हुई। और डोनोवन फेरेरा ने भी 16 गेंदों में 33 रन बनाए। हाँ, तो इन सबको जोड़कर देखें तो स्कोर को तो आराम से 250 के पार जाना चाहिए था ना? फिर राजस्थान 228 पर कैसे लुक गई? यहीं पर ना T20 क्रिकेट का असली विज्ञान और डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स काम आता है। रुको, ये डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स को ऐसे समझिए कि ये एक ग्राफ है जहां हम बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए दबाव को मापते हैं। जब एक छोर पर वैभव 278 की रेट से खेल रहा हो तो बॉलर पर भयंकर दबाव होता है। हाँ, बॉलर घबराया हुआ होता है। लेकिन इस ग्राफ में अगर हम रियान पराग की पारी को देखें तो उनका स्ट्राइक रेट केवल 77.7 रहा। ओहो, मतलब जब बॉलर पर सबसे ज्यादा प्रेशर था तब पराग की धीमी पारी ने उन्हें सांस लेने का मौका दे दिया। बिल्कुल, इसे हम प्रेशर वैक्यूम कहते हैं। इस खालीपन में गेंदबाजों को अपनी लय वापस पाने का मौका मिल गया और राजस्थान की पारी धीरे धीरे एक वन मैन शो बनकर रह गई। और इसी मौके का फायदा हैदराबाद के डेथ ओवर्स के बॉलर्स ने उठाया। हाँ, ईशान मलिंगा ने बेहतरीन यॉर्कर्स डालते हुए 38 रन देकर 2 विकेट लिए और पैट कमिंस ने 27 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने 250 के स्कोर को 228 पर रोक दिया। तो मतलब जयपुर के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी क्या राजस्थान की टीम पहली पारी के खत्म होने पर ही मानसिक रूप से बैकफुट पर आ गई थी? क्या उन्हें लग रहा था कि वो 20-25 रन पीछे हैं? निश्चित रूप से। जब पिच इतनी अच्छी हो और आपका एक खिलाड़ी 36 गेंदों में शतक बना दे तो 228 का स्कोर भी हार जैसा लगता है। सच में। और यहीं से मैच का दूसरा और सबसे खूंखार चरण शुरू होता है। राजस्थान ने तो एक व्यक्तिगत चमत्कार देखा था, एक हीरो देखा था वैभव के रूप में, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने जवाब में एक पूरी फौज खड़ी कर दी। द फ्लीट वर्सेस द हीरो। बिल्कुल, 229 रनों का लक्ष्य कोई मजाक तो होता नहीं है, लेकिन हैदराबाद ने इसे महज 18.3 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। 9 गेंदें बाकी थीं। ये उस स्टेडियम का और एसआरएच के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया। और ये चेस किसी एक खिलाड़ी के दम पर नहीं हुआ।
राजस्थान एक अकेले सुपर हीरो के भरोसे थी, जबकि सनराइजर्स की टीम भेड़ियों के झुंड, मतलब एक वुल्फ पैक की तरह थी। एक के बाद एक सब हमला कर रहे थे। इस वुल्फ पैक मानसिकता को डिकोड करने के लिए हमें उनका स्ट्राइक रेट मैट्रिक्स देखना होगा। हाँ, सबके स्ट्राइक रेट आसमान छू रहे थे। और ईशान किशन ने 31 गेंदों में 74 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 238 का। अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 57 जड़े। नीतीश कुमार रेड्डी ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए, पूरे 200 का स्ट्राइक रेट। और हेनरिक क्लासन ने भी 29 रन बनाए, सब 200 के आसपास प्रहार कर रहे थे। किसी ने 50 के लिए गेंदें बर्बाद नहीं की। यही उनकी जीत का असली फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है, क्या हैदराबाद की बैटिंग वाकई इतनी बेमिसाल थी, या हम राजस्थान की खराब बॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि संदीप शर्मा की इकोनॉमी 13 की रही, देश पांडे की 13.8। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, ये दोनों चीजों का मिश्रण था। एसआरएच ने पावर प्ले में ही 89 रन ठोक दिए थे। ओहो, 6 ओवर्स में 89? जब शुरुआत ऐसी हो तो रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव तो खत्म ही हो जाता है। जोफ्रा आर्चर को छोड़कर बाकी सारे राजस्थान के बॉलर्स घबरा गए। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ खो दी। और जब बॉलर पिटता है तो फील्डिंग भी बिखरने लगती है। बिल्कुल, दबाव का सीधा असर फील्डिंग पर दिखा। हाँ, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल जैसे सेफ फील्डर्स ने कैच ड्रॉप कर दिए। जब बॉलर पिट रहा हो तो फील्डर्स को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसी चक्कर में वो बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं। ये पूरी तरह से सामूहिक पतन था। इस ऐतिहासिक मैच का असर ना पॉइंट्स टेबल पर भी बहुत गहरा पड़ा है। हार के बावजूद राजस्थान 7 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में बनी हुई है। लेकिन असली कहानी तो सनराइजर्स हैदराबाद की है। ये उनकी लगातार तीसरी जीत थी। हाँ, और वो 8 पॉइंट्स के साथ सीधे नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। प्लेऑफ की रेस में उनकी शानदार वापसी हो गई है। ये वापसी बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। अब अगर इन सब बातों को समेटा जाए और सबसे अहम निष्कर्ष की बात की जाए तो क्या T20 में एंकर रोल या व्यक्तिगत पारियों का दौर अब खत्म हो गया है? क्या अब सिर्फ मार धाड़ ही इकलौती रणनीति है? मैं कहूंगा कि ये द डेथ ऑफ द पार स्कोर है। अब जीतने के लिए कितने रन काफी होंगे, ये सवाल बेमानी हो गया। मतलब कोई लिमिट ही नहीं बचे। हाँ, अब टीमें ये देखती हैं कि पिच से अधिकतम कितने रन निचोड़े जा सकते हैं। 228 भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपको एंकर चाहिए भी तो उसे भी 180 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। बाप रे, मतलब अगर एक भी बल्लेबाज धीमा खेला तो पूरी टीम उसका खामियाजा भुगतेगी। बिल्कुल, सामूहिक निडरता अब कोई विकल्प नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत बन गई है। तो ये साफ है कि वैभव सूर्यवंशी की वो जादुई पारी रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा रहेगी। लेकिन टूर्नामेंट वही जीतेगा जो वुल्फ पैक की तरह एक साथ आक्रामकता दिखाएगा। 100%। 11 के 11 खिलाड़ियों का एक ही माइंडसेट होना चाहिए। इसी विचार के साथ हमें आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। अगर 228 का स्कोर भी अब सुरक्षित नहीं है, अगर 15 साल का बच्चा कमिंस को पहली गेंद पर छक्का मार सकता है, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां बॉलर्स बस गेंद फेंकने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे? क्या खेल में बल्ले और गेंद का संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो रहा है? इस पर सबको सोचना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है। और हाँ, क्रिकेट की इन बारीकियों को ऐसे ही मजेदार अंदाज में समझने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।